सारंगधर वैशिष्ट्य। देखिए, सारंगधर संहिता जो अपनी बुक है उसमें टोटल 3 खंड है। ठीक है, 3 खंड के नाम दे देते हैं, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड। जो पूर्व वाला खंड है उसमें 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर है। मध्यम वाले खंड में 12 अध्याय हैं। उत्तर वाला खंड जो है उसमें 13 अध्याय हैं। ठीक है, 13 चैप्टर। अब देखते हैं पूर्व खंड के जो 7 अध्याय है उसमें क्या क्या है। ठीक है, ओके। पूर्व खंड के 7 अध्याय में मैं आपको एक ब्रीफ में अभी के लिए बोल दे रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में कराते वक्त ये आपको कराया है मैंने। लेकिन इस वैशिष्ट्य वाले पोर्शन में जो अभी हम फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी आप अंदर देखोगे तो चैप्टर वाइज चीज़ें आएंगी, तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। पहला अध्याय जो है उसमें मान, परिभाषा इत्यादि का वर्णन है। सेकंड अध्याय जो है इसका 7 अध्याय में से सेकंड वा, उसमें पंचवेद का भैषज्य काल वगैरह, यमदंष्टा वगैरह इनका वर्णन है। थर्ड में नाड़ी परीक्षा का है, जो कि आगे आएगा भी। फोर्थ में दीपन पाचन आदि कथनम है, आगे मैं कराऊंगा अभी डिटेल में, इसमें है ये चीज़। 5वें में एनाटमी फिजियोलॉजी के हैं। ये रेफरेंस इसलिए बता दे रहा हूँ मैं आपको कि आगे भी जैसे मान लो कभी आ जाए सारंगधर का कोई भी ऐसा रेफरेंस पूछ ले और एनाटमी फिजियोलॉजी टाइप की बातें हों, तो वो सब सारंगधर पूर्व खंड 5वें अध्याय से होती है। ठीक है, ओके। छठे अध्याय में उसके में एक बड़ा फेमस है, एक वो बाल वृद्ध छवि वाला, एक वो उस तरह का है। और 7वें में रोगों की गणना है केवल, मतलब ये रोग इसके इतने भेद, ये रोग इसके इतने भेद, ये रोग इसके इतने, यही चलता है पूरे में। मध्यम खंड के 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में से 1 से 10 अध्याय तो प्योरली भैषज्य कल्पना को डिवोटेड है। ठीक है, जिसमें चूर्ण, आसव, अरिष्ट, ये सब इनके अकॉर्डिंग क्या क्या सब चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, 11वें 12वें में जो है रस शास्त्र, विषों का शोधन मारण, उस तरह की चीज़ों का वर्णन है। उत्तरखंड में 13 अध्याय है। 13 अध्याय में 1 से 12 अध्याय तो पंचकर्म का वर्णन है। और जो 13वां अध्याय है उसमें जो है नेत्र क्रियाकल्प, नेत्र विज्ञान का वर्णन है, जिसमें नेत्र क्रियाकल्प इसके साथ आ जाते हैं, वो वाली बात। तो कुल मिला के इसमें 32 अध्याय बनते हैं और कुल मिला के इसमें श्लोक 2600 होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं। इसमें श्लोक जो अभी उपलब्ध होते हैं वो 23-20 उपलब्ध होते हैं। ठीक है, 2600 होने चाहिए थे लेकिन उपलब्ध 23-20 होते हैं। ठीक है, सारंगधर के काल के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में खूब याद कराई हैं चीज़ें। ठीक है, सारंगधर का काल जो है 13th AD है, 13वीं शताब्दी सारंगधर का काल है। ठीक है, इसके टीकाकार भी मैंने आपको याद कराए हैं। ठीक है, इस पे पहली टीका जो है वो वोपदेव की कही जाती है, लेकिन उसका कोई नाम वाम एज सच मिलता नहीं है वोपदेव वाली का। ठीक है, रिवीजन पर्पज से बता दे रहा हूँ। और दूसरी इस पे दीपिका टीका है आठमल की, 14वीं शताब्दी की। दीपक जलता है तो मल निकलता है ना, दिया तो दिए की लो से मल सा निकलता है, काला काला है। ठीक है, कहीं रख दो दीवार विवार के नीचे तो काला कर देगा। फिर एक है गुडार्थ दीपिका, जिसको गुडार्थ संदीपन भी कहते हैं, वो काशीराम की है, वो 17वीं शताब्दी का है। 17वीं शताब्दी के लोगों में नरक वाले फेमस थे, नरसिंह कविराज, काशीराम, रुद्र भट्ट। तीसरा इसका टीकाकार है वो गुडांत दीपिका वाला है, जिसको आयुर्वेद दीपिका भी कहते हैं, रुद्र भट्ट की है, 17वीं शताब्दी की। रुद्र जब गुस्सा हो जाता है तो अंत हो जाता है, तो गुड़ अंत दीपिका रुद्र भट्ट की, जबकि गुडार्थ दीपिका काशीराम की। ये आपको हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में कराया है। अब अपनी अल्टीमेट वाली नोट्स में देखोगे, अल्टीमेट बुक वाली, तो भी वहाँ पे भी मिलेगा। ओके, अब हम इसके एंटर करते हैं। देखो, श्वेत चंदन और रक्त चंदन, 2 तरह के चंदन, कौन सा किस में काम आता है। ठीक है, पहले पकड़ो आप लाल चंदन को। ठीक है, रक्त चंदन। रक्त चंदन में ये बात याद रखना जो यहाँ पे लिखी हुई है, रेड लेक करके, ले और का, ले से लेप हो जाएगा, क से कसाय हो जाएगा। तो रक्त चंदन काम आया कसाय में और लेप में। उसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं सब में जो है प्राय श्वेत चंदन काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल चूर्ण, स्नेह, आसव, अवले, याद रखने के लिए रेड लेक याद रखना। अब आ जाओ आप सावीर्यता अवधि पे, कि किस चीज की सावीर्यता अवधि कितनी बताई गई है। ठीक है, तो वानस्पतिक द्रव्य के बारे में सावीर्यता अवधि बता रखी है कि 1 वर्ष के पश्चात जो वानस्पतिक द्रव्य हैं वो वीर्यहीन हो जाया करते हैं। ठीक है, चूर्ण की बताई हुई है 2 महीने बाद की, वटी और अवलेह की बताई हुई है 1 वर्ष पश्चात की। ठीक है, अवलेह को तो आप अच्छी तरह जानते हो, जैसे च्यवनप्राश अवलेह, अवलेह कभी कभी लेह करके भी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष पश्चात वीर्यहीन हो जाता है। जैसे इस साल खरीदा हुआ च्यवनप्राश इसी साल काम आता है, अगले साल काम नहीं आता, तो 1 साल याद रखना आप। स्नेह जो है, ठीक है, वो 1 साल और 4 महीने पश्चात जो है वीर्यहीन हो जाता है। 1 साल 4 महीने पर स्नेह ना पूछ के कभी कभी घृत तैल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो टोटल बनते हैं 16 महीने। ठीक है, कभी 16 मास भी लिखा मिल जाएगा, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। 1 साल में यहाँ पे वटी और अवलेह बताया हुआ है। वटी और अवलेह के अलावा
ठीक है। ऊपर जो वनस्पतिक द्रव्य आया है उसी को कभी कभी, या कहो सीधा सीधा तो काष्ठ औषधि करके भी एक ऐड हो जाता है। तो 1 साल में एक्सपायर होने वाले में वटी है, अवले है, वानस्पतिक द्रव्य है, काष्ठ औषधि है, और एक पॉइंट मिलता है लघु पाक औषधि। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी ये कॉमन क्वेश्चन है सवीर्यता अवधि के। ठीक है, जो कि डिटेल में आपको ऑलरेडी कराए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आसव है, अरिष्ट है, धातु है, रस औषधियाँ हैं। ठीक है, ये जितने पुराने हो उतने ही अधिक गुणवान होते हैं। तो ये तो आयुर्वेद वालों को वैसे ही याद रहता है कि भाई आसव, अरिष्ट, धातु, रस औषधियाँ जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी हुआ करती, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट पे आइए। ठीक है, औषध ग्रहण करने की बात पे चलते हैं। ठीक है, औषध ग्रहण करने के लिए, ठीक है, सभी कार्य हेतु शरद मात्रा में जो है ग्राह्य होती है। ठीक है, शरद मात्रा ये औषध ग्रहण का मतलब वो औषध ग्रहण नहीं कि आप कब खाओगे, मतलब कि कब आप प्लांट से लोगे उसको। तो सभी के लिए शरद ऋतु बता रखा है, लेकिन वमन विरेचन के लिए वैसे वमन, वैसे विरेचन और वैसे वसंत, वसंत अंत्य जो है लेना चाहिए उसको। ठीक है, ग्राह्य अंग पे आ जाते हैं। ठीक है, जितना इसमें बताया है उतना देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा एक अनुक्त औषध, अनुक्त क्या कहते हैं उसको, जब बताया ना गया हो कि भैया क्या है, तब भी एक क्वेश्चन आता है कि मान लो जैसे कि किसी प्लांट का कुछ इंडिकेटेड नहीं है या बर्तन इंडिकेटेड नहीं है, तब क्या आप लोगे। फिलहाल यहाँ पे फोकस करो। मोटी जड़ वाला कोई वृक्ष है, मान लो उसकी जड़ बहुत ज़्यादा मोटी है, तो पूरी जड़ लेने के बजाय उसकी सिर्फ त्वचा त्वचा ले लो उसकी जड़ की, तो मूल की त्वक ले लो। अगर किसी की मूल बहुत ही ज़्यादा पतली है तो अब फिर आप पूरा का पूरा संपूर्ण उसका पेड़ का पेड़, मतलब प्लांट का प्लांट ले लो, यानी पंचांग ले लो। पंचांग अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहते हैं ठीक है तो आप मूत्र, त्वक, पत्र, पुष्प, फल ऐसा करके याद कर सकते हो। ठीक है, मूत, पप्पू, फल ऐसा भी याद कर सकते हो। मूत्र, त्वक, पत्र, पुष्प और फल, ये पंचांग होते हैं। ठीक है, नेग्रोध की जो है अंतः त्वचा लेनी चाहिए, बीजक का सार ग्रहण करना चाहिए, तालिस के पत्र, ये आपको वैसे भी जनरली याद होगा। नेग्रोध की त्वचा काम आती है, बीजक सार आप जैसे पढ़ते हो ना टेक्स्ट में भी, तो बीजक सार लिखा आता है, तालिस पत्र लिखा आता है, त्रिफलक नामी में फल है, दाहतकी के फूल, स्नूही का क्षीर, विदारी का कंद, सर्ज का गोंद। सर्ज की जो गोंद है इसको संस्कृत में निर्यास कहते हैं, सर्ज निर्यास। सर्ज निर्यास का अपना एक यूनिक नाम है। सर्ज का निर्यास है उसको चंद्रमस, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे चंद्रमस या सफेद डामर ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ सर्ज रस की बात लिख रखी है। बाकी आप वहाँ पे पढ़ोगे ना, जब हम आपको द्रव्य गुण कराएंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि सर्ज का निर्यास, सालमली का निर्यास, साल का निर्यास, सरल का निर्यास, ये बड़े फेमस क्वेश्चंस होते हैं। सर्ज का तो यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, चंद्रमा, सफ़ेद डामर, और सालमली का होता है मोचरस, साल का होता है राल या सर्जरस या यक्षधूप। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन मेरे को ध्यान आया, एग्जाम में अक्सर आता है, सर्ज रस। सर्ज रस, ये जो सर्ज रस है, ये जो लिखा मैंने अभी, ये सर्ज रस सर्ज का निर्यास नहीं होता है। सर्ज रस एक्चुअल में साल का निर्यास होता। ठीक है, सर्ज रस जो है वो साल का निर्यास होता। ठीक है, सर्ज के रस का जो न है, सर्ज का जो निर्यास है उसका नाम चंद्रमस और सफेद डामर होता है। ये द्रव्य गुण में कराई है आपको, और अभी इसमें भी कराएंगे तो भी आ जाएगी। ठीक है, खैर अक्षोटक जो है उसकी मज्जा आपको ग्रहण करनी है। ठीक है, जैसे इसमें ग्राह्य अंग की बात आई है, एक कॉमन सा मेरे, जैसे इसने स्थूल मूल वाली जटा की बात की, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये ना बता रखा हो कि किस औषध द्रव्य का कौन सा अंग ग्रहण करना है, तो मूल ग्रहण करी जाती है। ठीक है, जैसे और मात्रा ना बता रखी हो तो सम मात्रा में लेते हैं, और यदि कोई द्रव्य 2 बार कह रखा हो तो दुगनी मात्रा में ले लिया जाता है। ठीक है, इस तरह की कॉमन बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और औषध कार्य हेतु सरसप लेनी हो तो सफ़ेद वाली सरसप सिद्धार्थ तक ली जाती है। घी दूध बता ना रखा हो तो गाय का घी, गाय का दूध लिया जाता है। द्रव ना बता रखा हो तो जल लिया जाता है। लवण ना बता रखा हो तो सेंधव लवण लिया जाता है। ठीक है, बस ये इतने इतने ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हाँ एक और बता, काले अनुक्ते, काल ना बता रखा हो तो प्रभाते, प्रभात लिया जाता है। तैले अनुक्ते, तैल ना बता रखा हो तो तिल का तेल लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं थे, लेकिन डिटेल के वक्त मैंने कराया है। यहाँ से आप इतना देखो। नेक्स्ट में आ जाओ आप, औषध सेवन काल की बात हो रखी है। औषध सेवन काल जब आपको डिटेल में कराई है वैसा जी, तब चरक का, सुश्रुत का, वाघभट्ट का, सारंगधर का, काश्यप का नहीं कराया है क्योंकि पूछता नहीं है उससे उतना, बाकी ये सब कराए हैं। फिलहाल के लिए हम सारंगधर का यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है।
ठीक है, 5 काल मान रखे हैं सारंगधर ने। ठीक है, प्रातः काल, ठीक है, द्वितीय काल है, फिर है आपका तृतीय काल सायंकाल है, मुहुर्मुह है और रात्रि है। ठीक है, और रात्रि को काल में गिनने वालों में वाग्भट भी है और सारंगधर भी है, ये याद रखना आप। प्रातः काल से ले लेते हैं हम। प्रातः काल सवेरे उठ उठ के, ठीक है, वमन विरेचनार्थ औषध सेवन कराया। सारंगधर के औषध काल पे देखो, पहला है प्रातःकाल। प्रातःकाल सवेरे सवेरे उठे। अब जब आप पंचकर्म करवाते हो तो वमन विरेचन कब करवाते हो? सवेरे सवेरे करवा देते हो। ठीक है, तो वमन विरेचनार्थ औषध सेवन भी कब करवाओगे? सवेरे सवेरे कराओगे, तभी तो वमन विरेचन होएगा उसको। तो प्रातःकाल की एकदम क्लियर है, वमन विरेचनार्थ औषध सेवन कराना है। फिर आ जाओ आप द्वितीय काल पे। द्वितीय काल पे, ठीक है, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, इन 3 वायुओं की बात हो रखी है द्वितीय काल वाले पे। ओके, ठीक है। अच्छा, द्वितीय काल वाले को ही दिवस भोजन भी बोलते हैं, दिन के भोजन में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ना, भोजन अग्रे, भोजन मध्यम, भोजन अंत्य, ऐसा आ रखा है। अच्छा, अब आप ये देखना, अगर मैं इनको लिख दूं अपान समान व्यान को आसव, आ स व, तो अपान समान व्यान बन जाएगी। फिर भोजन के अग्रे में, भोजन के मध्य में, भोजन के अंत में, एकदम सीक्वेंस से चल रहा। यही हूबहू सेम का सेम चरक में भी है, यही सेम का सेम इन्होंने भी अडोप्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, जो इनका एक दूसरा टाइम आ रखा है, हिक्का आक्षेपक व कंपवात में भोजन के अग्रे और भोजन के अंत दोनों समय देना है। ठीक है, तो जब ये आपको डिटेल में पढ़ाया था तो भी याद कराया था आपको कि भोजन के पहले और बाद में दोनों टाइम, ठीक है, पहले भी और बाद में भी, तो इंसान का हक बनता है कि वो अपनी दवा दारू ले सके, है कि नहीं? इंसान का इतना तो हक बनता ही है कि भैया जरूरत है उसको, तो भोजन के अंत में भी और भोजन के अग्र में भी हक से वो दवाई ले सके। तो एच, ए और के, एच फॉर हिक्का हो जाएगा, ए फॉर आक्षेपक हो जाएगा, के फॉर कंपवात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हक जो है इन तीन बीमारियों में, भोजन के अग्रे, भोजन दोनों समय औषध का प्रयोग करना। फिर आ जाओ आप तृतीय काल पे। यहाँ पे सारंगधर जो है गेम खेल गए हैं। इन्होंने जो चरक ने बताया है उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। चरक आचार्य का जब आपको याद कराया था तो बताया था कि ग्रास और ग्रासांतर जो है चरक आचार्य जब मानते हैं, ठीक है, तो आपको पता है प्राणवायु के फंक्शंस में ही आता है कि ग्रास को आमाशय तक पहुंचाना, ये प्राणवायु के फंक्शन में आता है। तो चरक जब बताते हैं ग्रास ग्रासांतर के केस में, तो वो बताते हैं प्राणवायु की विकृति। ठीक है, वो बताते हैं प्राणवायु विकृति, प्राणवायु की विकृति में ग्रास ग्रासांतर देना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बदला कर दिया, इन्होंने कह दिया उदान में देना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इनका पॉइंट आया है भुक्त अंत्य। ठीक है, भुक्त अंत्य वाला जो है ये ध्यान देना, तृतीय काल सायकाल वाला है। ठीक है, द्वितीय काल जो था वो दिवस भोजन वाला था। ठीक है, दिवस भोजन वाला। अच्छा, जो तृतीय काल सायकाल है उसमें सायकाल वाला भोजन करने के अंत में भुक्त अंत्य प्राणवायु की विकृति में देने को कहा है। यहाँ पे चरक ने उदान वायु में देने को कहा है। तो ये 2 पॉइंट चरक के रिवर्स किए इन्होंने। तो हम याद रखते वक्त ऐसा याद रखते थे कि चरक आचार्य जो है उनको शाम के भोजन के बाद दान करने की आदत थी, वो दान देते थे। क्यों दान देते थे? क्योंकि चरक यायावर कोटि के ऋषि हैं, उनका घर बार कोई है नहीं, तो शाम तक जो खाया सो खाया, जो बच गया वो संग्रह करते नहीं, दे देते हैं सब दान। तो चरक सायकाल भोजन के पश्चात सब दान कर देते थे। तो उदान वायु की विकृति चरक की ऐसे याद रखते थे। और ग्रास ग्रासांतर में, क्योंकि प्राणवायु ही है जो ग्रास को अंतर में प्रवेश कराती है, तो ग्रास ग्रासांतर में प्राणवायु की विकृति थी चरक की। इन्होंने बस ये सिस्टम को रिवर्स कर दिया, बाकी इनका सब सेम ही है चरक जैसा। ठीक है, फिर आ जाओ इनके 4th पॉइंट पे। चतुर्थ वाला काल जो है इनका मुहुर्मुह है, अगेन एंड अगेन, बार बार। अभी आप खुद ही बताओ, अगेन एंड अगेन कौन आदमी दवाइयां लेता है? जो इंसान एकदम थक गया हो, ठीक है ना, उसको कोई और उम्मीद ना बची हो, वही इंसान बार बार दवाई लेगा, नहीं तो कोई दवाई लेना बार बार पसंद नहीं करता। तो जो एकदम हताश हो गया हो, जो जिंदगी से छक गया हो कि भैया बस अब बचा सकती तो दवाई बचा सकती, तो वो बार बार लेगा। तो इसलिए हमने वर्ड लिखा यहाँ पे हताश और छग है, तास है, छ और ग। है से याद रखना हिचकी, ठीक है, और तय से याद रखना तृष्णा, स से याद रखना श्वास, छ और ग, छ से याद रखना छर्दी और ग से याद रखना गर्विश। अब इसमें एक बात का याद रखना आप कि ये छर्दी जो आई हुई है इसमें मुहुर्मुह, ठीक है, वोमिटिंग हो रही हो किसी को तो बार बार दवाई देने, ये छर्दी रोग है। जबकि ऊपर जो हम प्रातः काल में पढ़ रहे थे ना वमन, ठीक है, वो वमन क्रिया थी जो पंचकर्म का हिस्सा थी, तो वो उसमें सुबह थी। ये छर्दी एक बीमारी है जिसमें बार बार औषध दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हिक्का में दोनों टाइम है। हिक्का का नाम देखो मुहुर्मुह में भी आ रखा है और हिक्का का नाम यहाँ पे भी आ रखा है। हक से दवा दारू लेना, सब भोजन के सब पहले भी बाद में, दोनों जगह पे आया।
अब आ जाओ आप इसमें 5th नंबर के पॉइंट में, रात्रि वाले में। ठीक है, रात्रि में देखना आप। ठीक है, रात्रि में सारंगधर क्या करता था, अपन इसका कमरा जो है घर के ऊपर में था, टॉप फ्लोर पे इसका कमरा था, तो ये उर्दू में चला जाता था। ठीक है, और उर्दू में जाके कहता था बल्ले बल्ले। ठीक है, उर्दू में जाके क्या कहता था, बल्ले बल्ले। ठीक है, पास आ जा। ठीक है, बल्ले बल्ले पास आ जा, ऐसा बोला करता था ये। ठीक है, तो आप देखो उर्दू में चला जाता था, उर्दू जत्रुगत विकारों में देते हम इसको। बल्ले बल्ले बोलता था तो ब्रीहणार्थ और लेखनार्थ दी जाती है। ठीक है, ब्रीहणार्थ और लेखनार्थ दी जाती है, और रात्रि के भोजन से पूर्व इसमें रात्रि में इन्होंने बता रखी है। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना याद हो गया। ठीक है, लेखनार्थ वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी आता है, रात्रि में भी, और लेखनार्थ वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ दिया नहीं प्रातःकाल में, ये प्रातःकाल में भी आया करता है लेखनार्थ वाला। तो हम याद रखते वक्त ऐसा याद रख लेते हैं कि सारंगधर जो है वो बहुत ही पढ़ने वाला बंदा है। ठीक है, वो सुबह सुबह उठते ही लिखना शुरू करता है। ठीक है, और अंत तक लिखता रहता, रात्रि तक लिखता रहता। तो इसका प्रभाते जो है एकदम फर्स्ट वाला जो है प्रातःकाल, उसमें भी लेखन है, और रात्रि वाला जो है उसमें भी लेखनार्थ का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट है इसके औसत सेवन से जो सारंगधर वाला है। आई होप कि आपको इजी होगा याद रखना, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें थी नहीं। नेक्स्ट पे आइए। ठीक है, सारंगधर में देखो इन्होंने रस 6 मान रखे हैं, सबने ही 6 मान रखे हैं आयुर्वेद में। ठीक है, ये तो आपको पता ही, एक संभाषा परिषद हुई थी चरक सूत्र स्थान 26 में, है ना, आत्रेय भद्र काव्य वाले अध्याय में, वहाँ पे डिसाइड हो गया था कि रस 6 ही होते हैं। ठीक है, लवण रस को इन्होंने पटु नाम से दे रखा है, और भी आचार्य हैं जिन्होंने रसों के नामों में ऐसे कोई कोई दूसरा दूसरा नाम वो लोग यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मधुर के लिए अक्सर स्वादु यूज हो जाता है, कटु के लिए उष्ण वर्ड यूज होता था, उष्ण। ठीक है, लवण के लिए पटु यूज हो जाते हैं, तो ऐसे करते रहते हैं। रस के मामले में जो चेंजिंग है वो एक हरित वाली मिलती है, जो आपको हरित में अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा जब करा रहे थे तब भी कराया था कि हरित का लक्ष्य ही था क्षार। ठीक है, लक्ष्य था उसका वो रस में चेंज करना, तो ल और छ, लवण को उसने क्षार में चेंज कर दिया था, ऐसा उसका। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे आप, ऋतु विभाग से राशियाँ। ठीक है, तो ये सारंगधर आचार्य के ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा आचार्य जिसने ऋतु के अकॉर्डिंग राशियाँ बताई हुई है, मतलब है ना, किस ऋतु में कौन सी राशि हो, इस तरह से बताया हुआ है। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ग्रीष्म में मेष बरसे, ऐसा करके आपको याद रखना है, ग्रीष्म में मेष बरसे। तो मेष और वृष ये ग्रीष्म ऋतु में है, प्रावृट में मिथुन करके, मिथुन और कर्क प्रावृट में है। कन्या वर्षा सिंह, ठीक है, कुमारी सॉरी कन्या वर्षा सिंह, तो कन्या जो है वर्षा ऋतु में कन्या और सिंह ये राशि होगी। शरद, शरद ने वृश्चिक को तोला, तो शरद ऋतु में या शरद ऋतु में वृश्चिक और तुला ये हो जाएंगे। हेमंत का धन ग्रहण करो, तो हेमंत में धनु और ग्राह्य, ठीक है, ये दो हो जाएंगी। वसंत में कुंभ मनाओ, तो वसंत में कुंभ और मनाओ से मीन, ठीक है, ये दो बातें हो जाएंगी। तो ये आपको याद होगी। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यमदंष्ट्रा काल वाला, तो ये भी पूछा जाता है यमदंष्ट्रा का वर्णन किसने किया, तो सारंगधर ने कर रखा है। ठीक है, और ये सारी पूर्व खंड की बातें चल रही फिलहाल। यमदंष्ट्रा काल होता क्या है, तो यमदंष्ट्रा काल होते हैं कार्तिक महीने के लास्ट के 8 दिन और अघन महीने के शुरुआत के 8 दिन, ये होते हैं यमदंष्ट्रा। और इनका फायदा क्यों, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो ये फायदा है कि इस टाइम पे जो है कम खाना खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खाना खाओ तो अग्नि वग्नि ठीक नहीं रहती और मृत्यु की संभावना रहती, तो इसलिए लिखा स्वल्प भुक्तो ही जीवती, इस टाइम पे थोड़ा भोजन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और इसको याद कैसे रखें, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख रखा है काग, कौवे को नहीं कहते काग। ठीक है, तो का और ग, का से याद रखना कार्तिक, और का आग गए, अग आ गया ना, तो उसे याद रखना अघन। तो कार्तिक पहले आया है, ठीक है, अघन बाद में है, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कार्तिक के लास्ट के 8 दिन और अघन के पहले के 8 दिन तब मिलेंगे तो ये काग बनेगा और ये यमदंष्ट्रा का काल बनेगा। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपका नाड़ी परीक्षा वाला है। ठीक है, तो ये एक तो यही फेमस क्वेश्चन अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में जब आपको करा रहे तभी बहुत बार आपको कराया, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के एमसीक्यू लगाते वक्त भी बहुत बार क्वेश्चन आया और आपको याद करवाया कि नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन जो है सारंगधर संहिता ने किया हुआ है। तो यही नाड़ी परीक्षा यहाँ पे आ गई है। सारंगधर रेफरेंस कभी पूछ ले मान लो बाई चांस, तो सारंगधर पूर्व खंड का ये है, तीसरा चैप्टर है नाड़ी परीक्षा आदि विधि अध्याय। ठीक है, अच्छा जी,
ठीक है, यहाँ इन्होंने बता रखा है कि कौन सी नाड़ी देखी जाती है। ठीक है, तो करस्य अंगुष्ठ मूल्य, ठीक है, कर मतलब हाथ होता है, तो हाथ का जो अंगूठा है उसके मूल में, ठीक है, उसके मूल की तरफ यानी बेस की तरफ एक धमनी होती है, वो जीव की साक्षिणी होती है। ठीक है, तत् चेष्टा या सुखम दुखम गेयम कायस्य पंडित है, पंडित इंसान को उससे जो है शरीर के सुख दुख चेष्टा इनका पता चलता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं दोषों के अनुसार क्या क्या बता रखा है। अगर वात प्रकोपित है यानी वातज नाड़ी है तो वो चलती है जलोका की तरह और सर्प की तरह। क्यों जलोका और सर्प की तरह? सांप, आपको पता है सांप कभी भी सीधा नहीं चलता। ठीक है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, उसकी कुछ मतलब गति जो होती है बहुत ही विषम होती है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते कि अब ये किधर मुड़ेगा, सीधा सीधा इधर उधर इधर टेढ़ा मेढ़ा से चलता रहता है। तो उसी तरह वात भी चंचल होता है, आपको पता है, उसकी विषमता होती है उसकी चीजों में। तो जलोका और सर्प दोनों ये टेढ़े मेढ़े से चलते हैं, तो वातज नाड़ी उसकी तरह चलती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पित्तज नाड़ी में कुलिंग काक मंडूक, मंडूक तो मेंढक हो गया, काक कौवा हो गया, कुलिंग भी एक बर्ड होता है, गुरैया भी कह देते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, फुदक फुदक के चलते हैं, बड़ी फास्टनेस सी रहती है इनमें, थोड़ी मतलब तीव्र से होते हैं, एक शांति नहीं होती इनको, फुदकते रहते हैं। कुलिंग भी काक भी मंडूक भी, तो उद फुदकते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पित्त बढ़ा हुआ है। तो पित्त नाड़ी में ये चीजें मिलती है देखने को। कफस नाड़ी ऑब्वियसली मंदगामी रहेगी, धीरे धीरे चलने वाली रहेगी कंपैरेटिवली। तो हंस और पारावत, उसके एग्जाम्पल दिए कि हंस पारावत की तरह जो चले वो कफ है। हंस पारावत का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मंदगामी रहेगी, जैसे हंस अपनी मस्त मदमस्त चाल चलता है ना एकदम, आहा, ऐसे कबूतर भी धीरे धीरे देखना कभी, तो मंद चलते हैं, तो ये कफज नाड़ी होगी। सन्निपातिक में आप याद रखना, खूब पूछा जाता है, तो इसलिए हमने आपको याद रखने के लिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये वाला। ठीक है, सन्नी की तलब, सन्नी को तो जानते हो, तलब, ठीक है, तलब नहीं लगती है जैसे बीड़ी सिगरेट की तलब, ठीक है, एडिक्शन। तय लय बै, तो तय से याद रखना तितर, लय से याद रखना लाव, बै से याद रखना बर्ती या बतख। वर्ती, ये वर्ती वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, वर्ती को ही हिंदी में बतख बोलते हैं। तो तितिर लाव और बतख, सन्नी की तलब, सन्नी पातज में इन तीनों की जगह तरह चलती है। फिर आ जाओ आप द्विदोषज वाले में। ठीक है, द्विदोषज में जो है कभी मंदगामी होती है, कभी वेगवाहिनी हो जाती है, मतलब मिक्स सा हो रहा है, दो दोषों का कॉम्बिनेशन सा हो रहा है, तो कभी तेज कभी मंद हो जा रही है। फिर अगर वो नाड़ी जो है वो स्थान से विच्युत हो जाए, तो जो एक्चुअल सारंगधर संहिता उसमें लिखा हुआ है स्थान विच्युता नाड़ी हंती, वो मार देती है, तो मतलब क्या है कि असाध्य हो गई, तो हंती वाली असाध्य नाड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ एक पॉइंट है, जैसे प्राणनाशनी नाड़ी के हैं ये, अभी और हैं डिजीज वाइज, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, प्राणनाशनी नाड़ी कैसी होती है? ठीक है, स्थित्वा अस्तित्वा चलती यासा स्मृता प्राणनाशनी अति क्षीण च शीता च जीवितम हंति आसन से, रुक रुक के चलती है, मतलब उसमें एक रिदम ही नहीं है, चल रही है रुक गई फिर चल पड़ी, तो स्थित्वा स्थित्वा चलती। ठीक है, अति क्षीण होती है या तो बहुत ही वीक रहेगी, स्पर्श में ठंडी रहेगी। ठीक है, जीवितम हंति, वो मृत्युकारी होती है, प्राणनाशनी है। ठीक है, ज्वर में कैसी चलती है भैया? तो ज्वर में उष्ण चलेगी, फास्ट चलेगी, तो बीट बढ़ जाती है। काम क्रोध में भी तेज होएगी, तो वेग वहा नाड़ी होती है काम क्रोध में भी। चिंता और भय से इंसान जब आप्लुत होता है, चिंता भय, तो चिंता भय वाले की क्षीण होती है। ये पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया था, मैंने लिख दिया है डिटेल में, तो आपको कराया है, यहाँ के लिए भी लिख दिया है। ठीक है, दीप्त अग्नि वाले की कैसी होगी? ठीक है, दीप्त अग्नि वाले की लघु होगी, हल्की होगी और वेगवती होगी। स्वस्थ पुरुष की कैसी रहेगी? ठीक है, स्वस्थ पुरुष की स्थिर और बलवान रहेगी। स्वस्थ पुरुष को ही श्लोक में सुखी करके लिखा हुआ है, तो कभी मान लो एग्जाम में सुखी सुखी की पूछ ले, या सुखीतः करके वर्ड है, सुखी की पूछ ले, तो सुखी पूछे चाहे निरोग पूछे चाहे स्वस्थ पूछे, है वही, स्थिर होगी और बलवती होगी, बलवान होगी। मंद अग्नि वाले की कैसी होगी? मंद अग्नि और क्षीण धातु वाले की, तो मंद अग्नि क्षीण धातु वाले की मंदतर होगी। दीप्त अग्नि वाले की वेगवती थी, मंद अग्नि वाले की मंदतर है। ठीक है, रक्त विकार में कैसी होगी? रक्त विकार में को उष्ण होगी और गुरु नाड़ी होगी, गुरुवी लिखा है, गुरु नाड़ी होगी। रक्त विकार को श्लोका में अश्रिक पूर्णा करके लिखा हुआ, अश्रिक पूर्ण, तो कभी मान लो रक्त विकार ना के अश्रिक पूर्ण आ जाए। आम वाली नाड़ी कैसे होगी? तो आम तो भारी वाली होते, तो गरियसी वर्ड है, अत्यंत भारी होगी आम वाली भी। क्षुदित की नाड़ी कैसे होगी? क्षुदित की नाड़ी चपल होगी। ठीक है, चपल होगी। तृप्त की नाड़ी कैसी होगी? तृप्त की नाड़ी जो है स्थिर होगी, स्थिर नाड़ी वाला होगा। तो ये रिलेटेबल टर्म्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अजीब अजीब वर्ड है, बिल्कुल रिलेट हो जाती है, जैसा उसका काम है उस हिसाब से, तो आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आइए। ठीक है, नेत्र परीक्षा पे आ जाइए अब आप।
ठीक है, उसी चैप्टर में जिसमें नाड़ी की है उसी में नेत्र, जीवा, मूत्र आदि भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं बता रखी है। तो नेत्र परीक्षा में आइए, वातज दोष है तो धूम्रवर्णी होगी, रुक्ष तो पकड़ ही लोगे आप, धूम्रवर्णी याद रखना, अरुण वर्ण की याद रखे, और कोणगतम करके वर्ड आया, कोणगतम मतलब कोने में गया हुआ धसा हुआ सा नाड़ी ये नेत्र रहेंगे, और स्तब्ध रहेगी। ठीक है, पित्तज में जो है वो फोटोफोबिया हो जाएगा, मतलब कि धूप वूप लाइट वाइट इनसे द्वेष रहेगा, तो दीप द्वेषी नाड़ी रहेगी। कफज में क्या होगा, कफज में ज्योतिर्हीन और मलान्वित नेत्र रहेंगे। ठीक है, एकदम मतलब जैसे कफ तो शांति ठंड अंधकार सा आ गया, तम है ना, ज्योतिहीन मलान्वित नेत्र। कफ तम को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसे थोड़ा ज्योतिहीन आप याद रख लेना, मलान्वित नेत्र। त्रिदोषज में कैसी होगी, त्रिदोषण में अंतर्मग्नम, अंतर्मग्नम मतलब वही कि अंदर की ओर धसी हुई सी। ठीक है, वृषम सलील स्राव, और बहुत ज्यादा जो है सलील का जल का स्राव कर रही होगी, डिस्चार्ज हो रहे होंगे उसे, वाटरी डिस्चार्ज हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, और नेत्र जो है खुले हुए से रहे, उन्मिलित नहीं, प्रांतेन उन्मिलियति अपि। ठीक है, खुले हुए से नेत्र हो, वो भी त्रिदोष को ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओ जीवा परीक्षा वाले पे। जीवा परीक्षा में देखना आप, ठीक है, वातज अगर दोष है, ठीक है, वातज दोष से जीवा होगी शाक पत्र प्रभा। ठीक है, ठीक है, तो हम याद रखने के लिए इसको वाक शाक ऐसा भी याद रख लेते हैं। ठीक है, वाक और शाक। फिर आ जाओ आप त्रिदोष वाली पे, त्रिदोष में होगी परिदग्ध, खर स्पर्शा और कृष्ण वर्ण की, कृष्णा जीवा, परिदग्ध खर स्पर्शा कृष्णा जीवा। अच्छा, इसमें पित्त और कफ की मिस है। ठीक है, पित्त और कफ में थोड़ा सा आपको पित्त में दिक्कत आ सकती है, पित्त वाली के नाम इनमें इन्होंने कलर में लिखा है रक्तः श्यावा। ठीक है, तो रक्त तो फिर भी पकड़ ही जाओगे कि रक्त है तो पित्त की तरफ जाएगा, श्याव कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा। ठीक है, तो रक्ता श्यावा याद रखना, पित्त में है। कफत जीवा में कुछ खास नहीं है, धवला और आर्द्रा है, आर्द्र और धवल सफेद सा पकड़ जाओगे कि कफ में है। नेक्स्ट आ जाओ आप मूत्र परीक्षा में। मूत्र परीक्षा में देखो, वात्तिक मूत्र में वात्तिक वात से पीड़ित रहेगा तो पांडुरवर्णी मूत्र रहेगा, पित्त वाले का नीला और पीला रहेगा, पीला लिखा नहीं है हमने यहाँ पे, लिख सकते हो पीतवर्णी रहेगा। रक्त में रक्तवर्णी रहेगा, कफ में जो है फेनिल झागदार रहेगा, और धवल मूत्र सफेद सा रहेगा। ठीक है, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, कोई खास वो बात नहीं है। ठीक है, फिर इसी में दूत परीक्षा की भी बात है, दूत वगैरह में ध्यान देना। दूत अगर सजीव दूत आया, वैद्य अपनी बैठा हुआ अपनी जगह पे, दूत आके सजीव दिशा में बैठ गया तो रोग जो है साध्य होगा। सजीव दिशा कौन सी दिशा होती है, सजीव दिशा का मतलब वो है जहाँ की सांसें चल रही हो। जीवन का मतलब क्या होता है, किसको कहोगे कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, जिसकी सांसें चलती है वो सजीव है। ठीक है, तो जिस नासा, अब लेफ्ट और राइट दो नोस्ट्रिल होते हैं, एक बार में एक वाला चलता है। ठीक है, तो जिस साइड वाला नासा रंध्र वैद्य का चल रहा हो और वो उसी साइड में आके अगर बैठा, तो ये थोड़ा शुभ शकुन है कि रोग जो है साध्य होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट देखना इसके नेक्स्ट वाला, इस पॉइंट को ध्यान से देखना क्योंकि ये उल्टा है। दूत आ रहा है और दूत को मार्ग में अगर शुभ शकुन दिखे, ठीक है, शुभ शकुन दिखे तो शुभ होना चाहिए था, लेकिन सारंगधर ने लिखा है कि अगर दूत को मार्ग में शुभ शकुन दिखे तो ये रोगी के लिए अशुभ होगा, ये रोगी के लिए ठीक बात नहीं है। अगर वैद्य को शुभ शकुन दिख रहे हैं तो रोगी के लिए ठीक है। ठीक है, वैद्य को अगर मार्ग में शुभ शकुन दिखे तो रोगी ठीक होगा, लेकिन दूत को अगर दिखे तो उसके लिए अशुभ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखो आप, ये वाला पॉइंट आपका। ठीक है, इसमें देखो रोगी है कोई, ठीक है, रोगी को स्वप्न में जलोका, भ्रमरी, सांप ये सब चीजें काट ले रहे हैं, तो रोगी जो है स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो बंदा स्वस्थ है और उसको सपने में ये चीज काटी तो धन की प्राप्ति होगी। तो याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे धन वगैरह की रक्षा जनरली सांप आप नहीं करते हैं, खजाने की रक्षा, तो सांप ने काट लिया मतलब वही खजाना लेने गया था, अब खजाना मिल जाएगा। तो स्वस्थ ने काटा तो धन की प्राप्ति, रोगी ने काटा तो स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट ये नरदेह रंध्र वगैरह की बात है। ठीक है, ये सारंगधर पूर्वखंड 5 कलादि आख्यानम चैप्टर की बात है। ठीक है, सारंगधर पूर्वखंड चौथा चैप्टर दीपन पाचन आदि कथनम अध्याय, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिटेल के वक्त तो हमने किया ही है। यहाँ पे जो पारिक जी की बुक हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये दीपन पाचन आदि कथनम अध्याय सारंगधर वैशिष्टि में नहीं दिया है, लेकिन भाव प्रकाश वैशिष्टि में वो दिया है। और भाव प्रकाश का जो डेफिनेशन है वो सारंगधर से हूबहू मैच करती है, कह सकते हैं कि भाव प्रकाश ने सारंगधर से ही ली है। तो हम आपको सारंगधर भाव प्रकाश वाला वो अभी करा देंगे, तो वो सारंगधर के साथ काम आ जाएगा।
ठीक है। इसमें देखो सारंगधर पूर्वखंड 5 कलादि आख्यान में, ठीक है, रंध्र की बात हो रही है। जब आपको अल्टीमेट रचना शारीर बुक कराई थी, डिटेल में सब चीज़ें थी उसमें, ठीक है, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रचना शारीर के रेफरेंस क्वेश्चन सब बनते सब थे उसमें। तो वहाँ पे आपको बाह्य स्रोतस रंध्र ये बात कराई थी। सारंगधर में 10, सारंगधर ने नर देह में 10 रंध्र मान रखे थे, नारी में फीमेल में 3 एक्स्ट्रा हो जा रहे थे, ठीक है। 10 कैसे बन रहे थे वो यहाँ लिख दिए हैं अभी के लिए, ठीक है। नासा, नयन और जितने भी छेद है लगा लो बॉडी में, जो एक्सटर्नल ओरिफिस है, जो एक्सटर्नल में आपको ओपनिंग लग रही है, आँख हो, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, ठीक है, एक मुख, नीचे एक गुदा हो जाएगी और एक मूत्र वाला रास्ता हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला के ये 9 बनते हैं, ठीक है। तो बाकी सब लोगों ने तो एक्सटर्नल ओरिफिस 9 ही माने थे, लेकिन इन्होंने सारंगधर ने क्या किया है, एक 10वां और मान रखा है और उसको नाम दिया है मस्तक रंध्र, या उसी को एग्जाम में ब्रह्मरंध्र करके भी पूछ लेते हैं। तो 10वां रंध्र है मस्तक वाला, ब्रह्मरंध्र वाला। फीमेल में 3 ओपनिंग और होती है एक्स्ट्रा, जो कि मेल में नहीं होती, जैसे कि 2 तो स्तन वाली हो गई, ठीक है, और एक जो है गर्भ वर्तमन वाली, गर्भ वाली हो गई, ठीक है, या योनि मार्ग लगा लो, श्लोक में जो एग्जैक्ट वर्ड है वो गर्भ वर्तमन है, ठीक है, ये इनकी होती है, ठीक है। बाकी कला वाला ये सब अल्टीमेट रचना शारीर बुक आप खोलोगे तो आपको बहुत प्यारी से, बहुत बढ़िया से वहाँ पे डिटेल्ड में जो है ये मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ के लिए मैं करा दे रहा हूँ ब्रीफ में, ठीक है। कलाएं 7 होती हैं। सुश्रुत में भी जब आपको बुक में कराया तो सुश्रुत में मार मेष पुपीसु, ठीक है, मार मेष पुपीसु ऐसे करके आप 7 कलाएं याद रखते हो। मांस, रक्त, मेदोधरा, श्लेष्म धरा, पू से पुरीस धरा, पी से पित्त धरा और सु से शुक्र धरा, मार मेष पुपीसु। अब इसमें आ जाओ, सारंगधर क्या कहता है। पहली तो मांसी है, दूसरी रक्ति है, तीसरी मेदी है, चौथी से चेंज हो जाए, चौथी श्लेष्म धरा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इन्होंने यकृत प्लिया ले लिया। पांचवी फिर भी ठीक ही है, ठीक है, पुरीस धरा उसमें थी, इसमें आंत्र ले लिया है। छठी फिर भी ठीक ही है, उसमें पित्त धरा थी, इसमें अग्निधरा नाम दे दिया है। सातवीं भी ठीक है, रेतो धरा। तो कुल मिला के ये यकृत प्लिया वाली जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ करती, बाकी तो सब मैच करके वैसे भी निकाल दोगे। आशय में आ जाओ, ठीक है। आशय वाशय भी आपको खूब कराए हैं, जब आपको ये अल्टीमेट रचना शारीर कराई है तो उसमें ये रचना शारीर के सारे पॉइंट कवर करे हैं। ये देख लो एक बार, ये अल्टीमेट रचना शारीर वाली बुक थी। आशय का मतलब सब बताया था, अधिष्ठान, आधार या आश्रय इसका मतलब होता है। चरक में आशयों की संख्या का एज सच कोई वर्णन है नहीं, ठीक है। और सुश्रुत में 7 आशय थे, ठीक है, पुरुष में 7 होते हैं, फिर फीमेल में एक 8वां गर्भाशय और ऐड कर दिया था। याद रखने का तरीका भी बताया था कि याद रखने के लिए बड़ा इजी सा है, VPKR आम पक्व मूत्र, ऐसा याद रखना था, ठीक है। तो वाताशय, पिताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रियों में 8वां गर्भाशय, सारे के रेफरेंस डले हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। सिमिलरली वाग्भट का लिखा होता कि सुश्रुत समान बताया है। वाग्भट अष्टांग हृदय ने आशय के लिए आधार शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। फिर हम सारंगधर पे भी आए थे, वो भी याद कराया था कि सारंगधर ने कहा है कि मध्यकाय में 7 आशय हैं, ठीक है। पुरुष के अंदर 7 आशय हैं, स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो स्त्री का तो नाम ही बताता है कि उसमें 3 आशय एक्स्ट्रा होते हैं, सा और त्री। सा से स्रोतस, ठीक है, या आशय के केस में भी, और त्री से 3, ठीक है। तो 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2 गर्भाशय, एक गर्भाशय धरा वाला, 2 स्तनाशय वाला, ठीक है। याद रखने के लिए वही याद रखोगे जो सुश्रुत ने कहा। सुश्रुत में हल्का सा चेंज करके सारंगधर का याद रख लेंगे। जैसे सुश्रुत ने कहा था VPKR कच्चा पक्का मूत्र या आम पक्व मूत्र, तो इसने क्या कहा, VPKR याद है, पी जो पित्त वाला था, पित्ताशय, उसकी जगह इसने अग्नाशय कह दिया, तो ये अग्नाशय याद रख लेना, ठीक है। आमाशय का आमाशय ही है, पक्वाशय से थोड़ा चेंज करके मलाशय याद रख लेना, बाकी वही है। फिर काश्यप के पे आ जाओ। काश्यप के 7 आशय थे, ठीक है। VPKR कच्चा पक्का मूत्र, ये सुश्रुत वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगाओगे, ठीक है। चेंज क्या है वो देख लेते हैं, V हट जाएगा, ठीक है, V माइनस हो गया, रक्त माइनस हो गया। ऐड क्या हुए हैं, विण और कृमि, ये ऐड हो गए। तो कृमि आशय, तो बच्चों में कृमियों का बड़ा रहता है, तो एक कृमि आशय विशिष्ट इसने माना है, और एक विण वाला वर्ड वो ऐड हुआ है। बाकी इसमें भी हैं वो जो सुश्रुत में थे। और स्त्रियों में 8वां गर्भाशय होता है, ये सब नहीं मानी बात। तो सारंगधर में हम यहाँ पे आशय कर रहे थे, तो अब आपको शायद ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। तो पुरुष में 7 ही थे, फीमेल में जो है 10 हो जा रहे थे। याद कराया अभी अभी आपको, VPKR कच्चा पक्का मूत्र करके याद करना, पी से वहाँ पित्ताशय था सुश्रुत में, यहाँ अग्नाशय कर देना, और कच्चा पक्का में पक्का से जो है मलाशय ले लेना। बाकी इतना तो कर ही लोगे, जैसे वाताशय की जगह पवनाशय कह दिया, तो इतना तो कवर कर लोगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है।
फिर आप आ जाओ धातु कर्म पे, ठीक है। क्रिया सारी जब आपको कराई है डिटेल से, ठीक है, अल्टीमेट क्रिया सारी वाली बुक में आपको खूब डिटेल से क्रिया सारी कराई है, ठीक है। सारे एमसीक्यू वहाँ से आराम से निकलते हैं और बहुत ही सारे रेफरेंस थे वहाँ पे A to Z फर्स्ट क्लास, कोई बाहर से कुछ क्वेश्चन आता नहीं। फिर यहाँ पे इनका एक पॉइंट है धातु कर्म का रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपको बताया था कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय में, जिसका नाम है दोसादी विज्ञानी अध्याय, ऐसा नहीं कि नाम पूछेगा, ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हर एक धातु का एक एक मेन फंक्शन बताया, ठीक है। सेम मेन फंक्शन को सारंगधर ने कॉपी मारा अपनी बुक में, वो लिख रखे हैं। प्रीणनम जीवनम लेप्य स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादस कर्माणि धातुनाम कथितानि चाहिए, ये सारंगधर की लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब धातुओं के सीक्वेंस तो हमको याद ही, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो एक एक लगाते चले जाओ, याद करने की इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। रस धातु जो है, रस धातु का मेन काम होता है प्रीणन, ठीक है। रस धातु न्यूट्रिशन नरिशमेंट, प्रीणन का मतलब होता है न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करना। रस वर्ड ही इसीलिए लिया गया है, रस वर्ड जो है वो रस गतौ धातु से बना है, अह गच्छति इत अतो रस है, कि जो दिनों दिन निरंतर चलता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, उसको रस कहते हैं। क्यों मूवमेंट करता है? क्योंकि इसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है बॉडी को, तो इसका मेन काम ही होता है रस का। सोचो कि रस ही देता है, प्रीणन करता है, ठीक है। रक्त जीवन देता है भैया, रक्त के बिना तो जीवन है नहीं, तो रक्त जीवन इजीली याद रख लोगे। मांस जो होता है लेपता है पूरी बॉडी को, मांस ना हो तो हड्डी हड्डी बचेगी, ठीक है, लेपेगा कौन उनको, तो मांस लेपन का काम करता है। मेद जो है स्नेहन, मेद फैट स्नेहन इजीली याद रख लोगे। अस्थि जो है वो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, तो पूरी बॉडी को होल्ड तो उसी ने किया, धारण उसी ने किया हुआ है। मज्जा जो होती है वो अस्थि के अंदर होती है, तो पूर्ण करती है अस्थि का, तो पूर्ण कर्म हो गया। और शुक्र जो है वो गर्भोत्पाद का काम करता है, तो पूर्ण जीवन लेप स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पाद एक इजीली है, कोई रटने जैसी बात ही नहीं है। फिर शुक्र के स्वरूप में आ जाओ, जहां जहां आपको कभी डाउट भी लगे, मान लो तुक्का भी मारना हो, तो सारंगधर जो है अक्सर सुश्रुत को जो है फॉलो करता है, तो ये सुश्रुत जैसा ही लक्षण है। सफ्टिकाबम द्रवम सिग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तैल छोदर निभम तथा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है सप्त धातु मल व उपधातु वाला, ठीक है। सप्त धातुओं के मल क्या है और उनकी उपधातुएं क्या है, ये पॉइंट। तो ये भी आपको अल्टीमेट क्रिया सारी जब कराई है, तो ऐसी कोई टेबल ही नहीं जो छोड़ी हो हमने, और आपको बकायदा एमसीक्यू सोल्व कराए और सारे फटाफट निकलते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों का देखेंगे ही नहीं, अभी सारंगधर पे पढ़ा है तो इसका देख लेते हैं। तो इनके मल में देख लो, ठीक है। रस का मल, रस धातु का मल कॉमनली कफ तो आपको याद है ही, और कफ से रिलेटेड, यानी कफ भी तो क्या है, जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन ही है, जल को ही तो रिप्रेजेंट करता है। सोमेव शरीर श्लेष मंत्रगत कुपिता कुपिता न शुभा शुभानी कुर्वंती, ठीक है। तो रस का कफ को जल से रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे जीभ नेत्र कपोल इनका जल याद रखना कोई ऐसी खास बात नहीं, आप कर लोगे इजीली। रक्त के लिए इन्होंने रंजक पित्त मान रखा है, जनरली पित्त माना जाता है, इन्होंने स्पेशली रंजक पित्त मान रखा, ठीक है। मांस के लिए खैमल लिए जाते हैं, इन्होंने कर्णमल ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मेद के लिए जो है, ठीक है, पसीने वसीने आने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, कक्षा मेढ्र उनका मल, ठीक है, दांतों का नासा का, यहाँ के जो मल मल से हैं वो सब लिए हैं। अस्थि के लिए इन्होंने अस्थि का मल जो है इन्होंने नख माना हुआ, ठीक है, अस्थि का मल इन्होंने नख मान रखा है। मज्जा जो है, मज्जा का इन्होंने नेत्र का मल जो है वो मज्जा का माना हुआ है, ठीक है। शुक्र के लिए इन्होंने कहा कि शुक्र का मल जो है मुख की स्निग्धता और पीटिकाएं, ये शुक्र का मल होता, ठीक है। जनरली मैं आपको एक बार के लिए दिखाऊं, अगर ये आपकी अल्टीमेट क्रिया शारीर वाली बुक हो गई, ठीक है। ये सबके रेफरेंस से सबके मल वल लिखे हुए थे वहाँ पे, ठीक है, ये आपको कराए हैं मैंने, ठीक है। तो रस धातु का कफ था, ठीक है। जनरल ओपिनियन तो यही था, देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक। सारंगधर का ये यूनिक था कि जीवा का जल, नेत्र का जल, कपोलों का जल, ये सब है, ठीक है। रक्त का सबका पित्त 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 था, इनका रंजक पित्त थोड़ा है, ठीक है। मांस का खैमल 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 है, ठीक है। और इन्होंने जो है कर्ण का मल केवल लिया हुआ है, ठीक है। मेद का देखो सबका स्वेद 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 है, ठीक है। इन्होंने स्वेद नहीं माना, इनकी यहाँ पे भी गड़बड़ी है। स्वेद को सारी दुनिया तो मल बता रही है मेद का, ये जो है उसको उपधातु बताएंगे मेद की, ठीक है। इन्होंने मेद के में जेवा का मल, दंत का मल, कक्षा का मल, शिशिन का मल, अंडकोश मल वो जो है शामिल कर रखे थे, ठीक है। फिर आ जाओ आप इनके अस्थि में, यहाँ पे अस्थि में जो है सब लोगों ने केस रोम नख ये मान रखे थे, इन्होंने जो है नख माना हुआ अकेला, ठीक है। और क्या नाम है, ये यहाँ पे भी गड़बड़ करेंगे, केस को ये मल में ना रख के उपधातु में रखेंगे,
ठीक है, मज्जा के में, ठीक है, मज्जा के उपधातुओं में रखेंगे। ठीक है, मैं आपको याद कराऊंगा अभी। ठीक है, और मज्जा में सब लोग ये मान रहे थे अक्षी का मल, त्वक का स्नेह, ये सब अक्षी मल त्वक इनका स्नेह पार्ट, स्नेह वाला हिस्सा। ठीक है, और इन्होंने जो है नेत्र का और मुख का स्नेह ले रखा है, तो मिलता जुलता ये कोई नहीं है। ठीक है, शुक्र के केस में आ जाओ। ठीक है, शुक्र के केस में, ठीक है, अष्टांग हृदय और एक जगह पे अष्टांग संग्रह भी। ठीक है, अष्टांग संग्रह भी, ये लोग जो है ओज को मानते हैं शुक्र कमल, दोनों के दोनों। ठीक है, और इन्होंने लेकिन सारंगधर ने जो है युवा अवस्था में जो मुख की पीटिकाएं वगैरह हैं उनको शुक्र का मल माना रखा। बाकी लोगों ने जैसे चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, उन्होंने शुक्र का कोई मल बता ही नहीं रखा है। आ जाओ, देखो सारंगधर के केस में ये तो सब करा दिया। उपधातु में देखो इन्होंने क्या किया। अच्छा याद करो तो, अगर आपको श्लोक याद है तो, रसात स्तन्यम ततो रक्तम आसृजय कंडरासरा मासात वसात वच सट च मेदसे स्नायु संभव है। ये चरकाचार्य का श्लोक है उपधातुओं के लिए। ठीक है, तो रस की स्तन्य और आर्तव ये दो मानी जाती है। इन्होंने क्या किया, स्तन्य रस की ले ली, आर्तव या रज जो है वो रक्त में डाल दिया। मासात वसा त्वचा सट च, तो इन्होंने मांस में वसा तो रखा हुआ है, त्वचा सट वाली बात नहीं है ये। मेद जो है, मेद में स्वेद को उपधातु मान रखा है इन्होंने, लेकिन सारी दुनिया जो है वो स्वेद को मल माना करती है मेद का, ये अपनी अलग ही बात कर रहे हैं। ठीक, अस्थि में इन्होंने दांत जो है उसको उपधातु में माना हुआ है। मज्जा में इन्होंने केस जो है उपधातु मान रखी, जबकि केस एक्चुअल में बाकी लोगों के मेजोरिटी ओपिनियन ये है कि अस्थि का मल होता है। इस बात को याद रखने के लिए आप ऐसा भी याद रखना कि जो शरारती आदमी होता है ना, ठीक है, सारंगधर का नाम सारंग, से शरारती, से सारंगधर मिलता जुलता ही है। शरारती आदमी जो होता है वो जो डेप्यूटी होता है ना ऊपर, उसके केसों का मजा लेता है। ठीक है, तो केसों का मजा लेता रहता है। तो मज्जा धातु जो है उसकी जो उप धातु है वो केस है शरारती सारंगधर के अकॉर्डिंग, और जो है ओज को इन्होंने उपधातु मान रखा है शुक्र की। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट थे जो आपको याद कर लेने। नेक्स्ट पे आ जाओ। दोष धातु मल की निरुक्ति दी हुई है इन्होंने। ठीक है, सारंगधर ने, शरीर दूषणात दोषा धातुओं देह धारणात वात पित्त कफी कफा गया मलिनीकरणात मला, ऐसे करके दी हुई है। बाकी दोषों की निरुक्ति सुश्रुत की लगती है। वागति गंधनियो धातु से वात बना हुआ है। ठीक है, तप संतापे धातु से पित्त, श्लिष आलिंगने से कफ श्लेष्म शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो सुश्रुत वाले आंसर लगा करते हैं ना कि इसका, इसने ऐसा वाला बताया, लेकिन बताइए ये लाइन इन्होंने। दोष में वायु को प्रधान माना, ये बड़ा फेमस श्लोक है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु अमल धात्वे वायु ने यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ठीक है, मर्म को इन्होंने जीव धारणी कहा हुआ है। शिरा के कार्य बताए उन्होंने। शिरा के कार्य में इन्होंने कहा कि शिरा जो है संधि बंधन कारिणो होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया, आगे है दोष धातु वहा शिरा। संधि बंधन कारिणो तो है ही, दोष धातु वहा, दोष और धातु दोनों का वहन करने वाली शिराएं होती है। ठीक है, ये जो बाह्य रंध्र वाली बात है, ये 10 बाह्य रंध्र होते हैं, ये बात हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि नर में 10 बाह्य रंध्र है, जो फीमेल है नारी उसमें जो है 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 स्तन वाले वो ओरिफी छिद्र हो गए और एक योनि वाला हो गया, गर्भवर्तम जिसको कहते हैं। तो 10 होते हैं, बाकी 9 तो सारी दुनिया ही मान रही थी। इन्होंने 10वां मस्तक रंध्र या शिरोरंध्र या ब्रह्म रंध्र ऐसा बता रखा है। ये बात पढ़ा वहाँ आ चुकी पीछे। फिर थोड़े ये ऑर्गन्स की लोकेशन है कि हार्ट जो है उसके बाईं साइड फुफ्फुस और प्लीहा होते हैं। ठीक है, और दाहिनी ओर जो है यकृत और तिल होते हैं। तो लीवर को यकृत लेते हैं तो राइट साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली याद रख सकते हैं। फिर आ जाओ फुफ्फुस में। फुफ्फुस को उदान वायु का आधार कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जब अल्टीमेट क्रिया शरीर कराया है वहाँ पे खूब कराया है, एमसीक्यू लगवाए वहाँ भी, कि उदान वायु का अगर स्थान की बात आए, ठीक है, उदान वायु का स्थान पूछे तो स्थान तो कंठ होता है सारंगधर के अकॉर्डिंग, लेकिन आधार जो है इन्होंने फुफ्फुस बता रखा है। सिमिलरली प्राणवायु में, प्राणवायु का स्थान पूछे मान लो, ठीक है, प्राणवायु का स्थान क्या लगाओगे? ठीक है, हृदय है प्राणवायु का स्थान। लेकिन इनका एक श्लोक आता है जिसमें नाभिस्थ कह रखा है, जैसे कि ये यहीं पे ले लो आप, यहाँ नीचे आ रखा है ये वाला पॉइंट, अभी नीचे करेंगे। तो प्राणवायु का स्थान जो है नाभि में माना, ये गलत बात है। इन्होंने प्राणवायु का स्थान नाभि में नहीं माना, वो केवल वो जो श्वसन प्रक्रिया बनाई है बताई है उस वक्त नाभि स्था प्राण पवना कहा है, वो एक प्रोसीजर को इंडिकेट करने के लिए कहा है। वैसे प्राणवायु का स्थान जो है वो हृदय ही कहा है इन्होंने। ठीक है,
आंसर में आपको एमसीक्यू खूब कराई है तो वहाँ हृदय लगेगा। ठीक, ऐसे ही उदान वायु का स्थान कंठ लगता है, आधार भले ही फुफ्फुस यहाँ पे कह रखा है। अच्छा, रक्तवाही शिराओं का मूल प्लीहा को कह रखा है, याद रखना। यकृत को इन्होंने रंजक पित्त का स्थान मान रखा है, जबकि रंजक पित्त के स्थान में वही सुश्रुत वाग्भट सबके पॉइंट आपको क्रिया सारी में कराएं कि सुश्रुत जो है यकृत और प्लीहा दोनों को मानता है रंजक पित्त का स्थान, और वाग्भट जो है रंजक पित्त का स्थान वो आमाशय को मानता है, और सारंगधर केवल यकृत को रंजक पित्त का स्थान मानता है। क्लोम के परिचय में आ जाओ आप। ठीक है, क्लोम को इन्होंने तिल कह रखा है और कालियक कह रखा है। ठीक है, और क्लोम को कहा है जलवाही शिरा मूलम, जलवाही शिराओं का मूल तृष्णा आच्छादकम तिलम। ठीक है, ये याद रखना। और इसकी उत्पत्ति गर्भ में रक्त और वायु से बताई हुई है। ठीक है, रक्त और वायु से गर्भ की उत्पत्ति बता गर्भ में रक्त और वायु से क्लोम की उत्पत्ति बता रखी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आओ। ठीक है, करवा करके याद रख सकते हो आप, करवा क्लोम। ठीक है, कल करेंगे ना, कहते हैं ना कल करवा, कह रहे वा क्लोम जो है रक्त और वायु से बना हो। प्राणवायु का स्थान इन्होंने यहाँ पे नाभि लिखा हुआ था, लेकिन ये गलत बात है, नाभि नहीं होता है, चाहे आप एमसीक्यू में लगा लेना कहीं पे भी। प्राणवायु का स्थान कंठ क्यों है, कंठ नहीं होता, हृदय लगाओ ना, कंठ क्यों लगा रहे, कंठ तो उदान वायु का स्थान है। ठीक है, प्राणवायु का स्थान हृदय होता है। ये जो नाभिस्थ है प्राण पवन है, ये एक श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत बताया हुआ है। नाभिस्थ है प्राण पवना स्पृष्टवा हृत कमलांतरम, है ना। जो इसमें दो और क्वेश्चन होते हैं, जैसे विष्णु पद अमृत और अंबर पीयूष, वो फ्रेश ऑक्सीजन के लिए आया करता है, बाहर लेती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, आयु या जीवन की परिभाषा बताइए सारंगधर ने, आयु या जीवन की। तो आयु और जीवन की परिभाषा में सारंगधर कहते हैं कि शरीर और प्राणवायु उसका संयोग ही बना रहना आयु और जीवन है, और अगर संयोग टूट जाए तो समझो फाइल क्लियर हो गई बंदे की। ठीक है, आहार के, अब ये पूर्व खंड के छठे चैप्टर का रेफरेंस चलने लगेंगे मोस्टली, आहार आदि गति कथन अध्याय। वहाँ पे आहार 6 प्रकार के मान रखे हैं सारंगधर ने। ठीक है, 4 तो वही है जो बाकी सब लोग, असित पीत लीड और खादित, थोड़ा सा चेंज करके वर्डिंग, असित पीत लीड और खादित जो बाकी लोग मानते हैं। जो इनके एक्स्ट्रा है वो है चौष्य और चरवे, चरवे मतलब चबाना, चौष्य मतलब चूसने वाला, ये इन्होंने एक्स्ट्रा मान ली है। गुदा में 3 वलिया मान रखी है। ठीक है, जब आपको रचना शारीरिक कराया तो सारे ऑर्गन्स के बारे में जो जो एग्जाम के लायक पॉइंट थे वो कराए हैं। तो गुदा में भी कराया है आपको, और सुश्रुत में भी कराया है। सुश्रुत में आपको प्रविश करके याद कराया था आपको। ठीक है, ठीक है, प्रविश, सुश्रुत के अकॉर्डिंग गुदा की 3 वलिया, प्रविश, प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी। यहाँ पे देखो प्रसंग हो जा रहा है। ठीक है, प्रविश की बजाय प्रसंग हो गया है। प्रवाहिणी, विसर्जनी को सर्जनी कह दिया तो वो तो मिलता जुलता ही है। संवरणी की जगह ग्राहिका या ग्राहिणी आ जाता। इसका सीक्वेंस भी आपको सुश्रुत में और रचना शारीर में याद कराया है कि पुरीष का प्रवेश ऐसे करके याद करते हैं। तो पुरीष का प्रवेश होता है अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये संवरणी जो होती है ये सबसे बाहर की तरफ होती है, और जो ये प्रा वाली है प्रवाहिणी, ये सबसे अंदर की ओर होती है। पूछ लेता है ना गुदा की 3 वाली है, अंदर से बाहर की तरफ क्या सीक्वेंस है, बाहर से अंदर, तो याद रखना। फिर पुत्र और कन्या उत्पत्ति कैसे होती है, तो सारी आयुर्वेद में हर जगह यही लिखा मिलता है कि भैया अगर शुक्र ज़्यादा हो गया तो मेल हो जाएगा, और अगर रज ज़्यादा हो गया तो फीमेल हो जाएगा, दोनों समान हो गए तो नपुंसक हो जाएगा। इन्होंने सारंगधर जी ने एक यूनिक बात और लिख दी उसमें कि इस सब में ये तो शुक्र रज तो रीजन है ही, साथ में भगवान की इच्छा भी है भैया। यथा इस श्लोक में वर्ड आता है यथे इच्छा परमेश्वरी, जैसी भगवान की इच्छा। तो परमेश्वर को भी जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में कारण मान लिया है। नाल छेदन जो है 8 अंगुल पे करने को बोल रखा है इन्होंने, वाग्भट लोगों ने 4 अंगुल पे बोला हुआ, बाकी तो चरक सुश्रुत का भी 8 ही अंगुल है। ठीक है, और दोनों तरफ से बंधन में बांध के और फिर काट देना है 8 अंगुल पे। सूती का काल जो है, अच्छा अब ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे नीचे 2-4 पॉइंट इधर वाले, और आगे भी 1-2 पॉइंट है, ये आपको कुछ सारंगधर संहिताओं में मिलेंगे, कुछ सारंगधर संहिताओं में नहीं मिलेंगे। उसका एक कारण है, सारंगधर संहिता में 3 खंड 32 अध्याय और 2600 श्लोक है। वो 2600 श्लोक में 2600 के 2600 श्लोक अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल आपको शुरू में ही बताया था 23-20 श्लोक ही होते हैं। तो कुछ लोगों ने सारंगधर संहिता छापी अभी हाल फिलहाल में, तो उन्होंने तो जो बचे हुए रिमेनिंग थे उसको यहाँ तहाँ से किसी तरह पूरित करके पूरा कर दिया। कुछ समित कुछ टीकाओं वालों ने नहीं पूरा करा उनको, उनके में वो खंडित ही है, तो खंडित वालों में ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। पूरा जिसने कर रखा है उसमें ये पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट में इनके कोई नए नहीं है सारंगधर के, आपने नाभि पढ़ रखी हो तो सुश्रुत से ही सब डिराइव्ड है, यूं के यूं सुश्रुत को जबरदस्त तरीके से कॉपी मारता है सारंगधर।
जब जहाँ तक ये बात होती है शारीर वाली इस तरह की। तो देखो प्रसव के कितने दिन पे दूध उतरा करता है, तो तीसरे या चौथे दिन जो है स्तन्य प्रवर्तन काल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, तीसरे या चौथे दिन उतरा करता है। अच्छा जब तक ना उतरा भैया फिर क्या, तब तक क्या करें हम, तो नहीं उतरा जब तक इन्होंने बोल रखा गुड़ और अजवाइन दो बच्चे को, ठीक है, गुड़ और अजवाइन का वो काढ़ा उड़ा सा बना लेते हैं ये पका पुका के फिर दे रहे हैं। ये अजवाइन को श्लोका में यवानी का वर्ड से लिखा हुआ है, ठीक है, कभी यवानी का आ जाए तो नहीं कर पाओ, ठीक है। अच्छा माता के दुग्ध में दुग्ध ना हो, उसका अभाव हो, तो कौन सा दूध पिला सकते हो, तो सब लोगों ने ही आयुर्वेद के यही दो दूध बता रखे हैं, बकरी और गाय का दूध। अच्छा और दोनों ही बताए हुए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बताया, यही दोनों ही बताएंगे हर किसी ने कि बकरी गाय कर लो। दोनों में से फिर भी एक का चूज करना ही हो आपको, तो अजा वर्ड पहले लिखा आता है फिर गाय लिखा आता है, तो उस हिसाब से आप अजा चूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ जहाँ पिछले साल में एक दो जगह क्वेश्चन आया है और चूज करने की बारी आई तो एग्जामिनर ने गाय का चुना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो अब तो ये क्वेश्चन क्लेम ही हो जाएगा क्योंकि अब तो आंसर की सब मिलती है, तो सही चीज़ तो यही बकरी का है, दोनों का देने को बोला। अन्नप्राशन बच्चे को खाना खिलाने की शुरुआत कब कर देंगे, ठीक है, तो छठवें या आठवें महीने से इन्होंने लिखा हुआ है, उसकी शुरुआत हम कर देंगे अन्नप्राशन की। बाकियों का छठे महीने से होता है, काश्यप का 10वें महीने से होता है, ये सब बातें तो आपको वहाँ डिटेल में कराइए। वय में आ जाओ, ठीक है, 16 वर्ष तक, 16 से 70 तक, 70 से ज़्यादा, तो इस सूत्र को कॉपी करता रहता है, आपको पता ही है। फिर आप आ जाओ इनकी औसत की मात्रा पे, ठीक है, औसत मात्रा पे देखो, ठीक है, पर पहले महीने में इन्होंने दी 1 रत्ती, ठीक है। आज ये जितनी भी डोज अब ये बताएगा ये कल्क और चूर्ण की है, ठीक है, नीचे लिख रखा है ये मात्रा कल्क व चूर्ण औषध की है, ठीक है। तो पहले महीने में 1 रत्ती, फिर दूसरे में 2 रत्ती, तीसरे में 3 रत्ती, ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 12 महीने में 12 रत्ती, यानी कि 1 साल तक, 1 साल की एज होगी तो 12 रत्ती हो जाएगी, और 12 रत्ती में 1 मासा होता है तो उसको 1 मासा भी कह सकते हो। फिर जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो फिर एक एक मासा बढ़ाना शुरू करो, तो 1 साल पे 1 मासा, 2 साल पे 2 मासा, 3 साल पे 3 मासा, इस तरह 16 साल पे 16 मासा हो गई, ठीक है। अब 16 से 70 साल तक यही कांस्टेंट रखो, यानी कि 16 मासा ही रखे रखो उसको, ठीक है। 70 के बाद तो फिर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा तो बच्चे की तरह हो जाता, तो फिर घटाना शुरू कर दो उसको, ठीक है। और ये जो रूल बताए ये कल्क और चूर्ण के हैं। अगर अपने को स्वरस देना हो, क्वाथ देना हो, फांट देना हो, हिम देना हो, ये कुछ भी देनी हो कल्क और चूर्ण को छोड़ के, ठीक है, चटनी और चूर्ण को छोड़ के, ठीक है, तो जो ऊपर मात्रा लिखी हुई उसे 4 गुना मात्रा में देना पड़ेगा, चौगुनी देनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ये औसत की मात्रा होगी सारंगधर के अकॉर्डिंग, ठीक है।